Welcome to the lecture number 19 of Software Design and Architecture. In the previous lecture, we have covered message brokers, their introduction, how they were introduced, their practical implications using BizTalk and WebSphere MQ, along with their advantages and disadvantages. In today's lecture, I will talk about two topics. First is business process orchestration and second is architecture integration issues. So I will start today's lecture with the middleware classification or the classification for distributed applications. Here in this slide, you can see 4 layers. The lower layer is transport layer, then comes the application server. Above application servers, message brokers are implemented, and above all, the business process orchestration is developed. I will discuss these layers one by one. So here comes the transport layer. ट्रांसपोर्ट से आप लोग डेली लाइफ में एक मतलब लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। इसी कॉन्सेप्ट को अगर जहन में रखा जाए तो जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बेसिक पाइप्स को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, प्लस डाटा की मूवमेंट आसान बनाई जाती है। और ये पॉसिबल किस तरह से है? सॉफ्टवेयर में ये मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर को के मैकेनिज्म को फुलफिल किया जाता है। अगर आपको याद हो, हमने मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर में 2 कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था। एक कॉन्सेप्ट क्यूज का था और दूसरा कॉन्सेप्ट था पब्लिश सब्सक्राइब का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ताकि आपका डाटा के सेंडिंग, रिसीविंग और मूवमेंट को आसान बनाया जा सके फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन. The second layer I'm going to talk about is application server. Application servers basically are built on the top of transport services. इनका पर्पस क्या है? क्यों ये डेवलप किए जाते हैं? To provide the additional capabilities such as transaction, security and directory services. एप्लीकेशन सर्वर का भी एक लेक्चर हमने कवर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सर्वर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, ट्रांजैक्शन को फुलफिल किया जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, परसिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है और कुछ डायरेक्टरी सर्विसेज भी आपके एप्लीकेशन सर्वर्स के अंदर मौजूद होती हैं। ये तमाम हम एप्लीकेशन सर्वर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने इसकी एक एग्जांपल जो कि जावा एंटरप्राइज एडिशन में एंटरप्राइज जावा बीन्स के नाम से है, उसको थॉरली स्टडी किया था। आपको याद होगा कि उसमें हमने कंटेनर और कंपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, किस तरह से वो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं टूवर्ड्स क्लाइंट। और एप्लीकेशन सर्वर इस किस्म के जो जावा पे बिल्ड किए जाते हैं, ये सर्वर साइड की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। Then the next layer is message brokers. Message brokers are either implemented using transport layer और application server. तो यहाँ पर मैसेज ब्रोकर के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर के साथ लिंक किए जा सकते हैं या फिर वो एप्लीकेशन सर्वर्स के साथ लिंक किए जाते हैं। क्यों लिंक किए जाते हैं? क्योंकि इनका पर्पस है मैसेज प्रोसेसिंग इंजन प्रोवाइड करना। और ये इंजन क्यों प्रोवाइड किया जाता है? फॉर द फास्ट मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग फीचर्स। लास्ट लेक्चर में हमने मैसेज ब्रोकर के बारे में पढ़ा है कि मैसेज ब्रोकर के थ्रू हम किस तरह से मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन को पॉसिबल बना सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और इसके बारे में 2 टूल्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बिजटॉक है माइक्रोसॉफ्ट का और दूसरा टूल है वेबस्फेयर MQ। इन जितने भी टूल्स मैसेज ब्रोकर के लिए या इंजन को डेवलप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो बेसिकली आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग फीचर्स को प्रोवाइड करते हैं।
सामने एग्जाम्पल में आपको नज़र भी आ रहा है वो दोनों टूल्स जो हमने मैसेज ब्रोकर में स्टडी कर चुके हैं हम। देन देयर कम्स बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेटर्स। आपके ये जो बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेटर हैं ये डेवलप किए जाते हैं टू अलाउ द वर्क फ्लो बेस्ड एप्लीकेशंस। जिस तरह आपको स्लाइड में लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है कि ये मैसेज ब्रोकर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं और उसके थ्रू ये वर्क फ्लो स्टाइल की जितनी भी एप्लीकेशन हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। अब वर्क फ्लो स्टाइल एप्लीकेशन से क्या मुराद है? इनको हम बिजनेस एप्लीकेशंस कह सकते हैं। फाइन, इस लेक्चर में हम बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन को स्टडी करेंगे। सो इन दिस स्लाइड it is written that business processes can be complex. सबसे पहली बात जो यहाँ पर समझने की है वो ये कि बिजनेस प्रोसेस क्या है। बिजनेस प्रोसेस बेसिकली हैज़ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ टू अचीव अ डिफाइंड गोल। बिजनेस प्रोसेस की डेफिनेशन ये है कि एक गोल को अचीव करने के लिए कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। लेट्स से मैंने एटीएम से कैश विड्रॉ करना है, तो ये एक गोल है जिसको अचीव करने के लिए सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एटीएम मशीन में एंटर होंगी, मैं वहाँ अपना कार्ड एंटर करूँगी, कार्ड एंटर करने के बाद मुझसे पिन रिक्वेस्ट की जाएगी, पिन एंटर करूँगी, पिन के बाद कार्ड की वैलिडिटी को चेक किया जाता है कि आपकी जो पिन है वो वैलिड है या नहीं। फिर उसके बाद वो मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। तो एटीएम सर्विस एक बिजनेस प्रोसेस है जो कि सेट ऑफ एक्टिविटीज़ पे कंसिस्ट कर रहा है टू अचीव वन डिफाइंड गोल और मल्टीपल गोल्स। अब ये जो बिजनेस प्रोसेस हैं ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि इनके साथ बहुत सी एप्लीकेशंस इंटरैक्ट कर रही होती हैं in terms of the number of enterprise applications that must be accessed and updated to complete the business service। कि एक बिजनेस गोल या एक पर्टिकुलर बिजनेस सर्विस को फुलफिल करने के लिए there are numbers of enterprise applications which must be accessed and updated। इस पूरी कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल के थ्रू आपको डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी द बिजनेस प्रोसेस जिसमें सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं और एक पर्टिकुलर गोल है। गोल क्या है या बिजनेस सर्विस क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग को प्रोवाइड करना। अब अगर इस एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप देख सकते हो एक कस्टमर है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू कुछ परचेज करना चाह रहा है और यहाँ सेल्स डेस्क पर आपको एक शख्स नज़र आ रहा है जिसके हाथ में फ़ोन है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने अगर कुछ परचेज करना है, कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो वो कॉल के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस करेगा ऑन सेल्स डेस्क। जैसे ही उसका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा सबसे पहले कस्टमर डाटा स्टोर किया जाता है। कस्टमर डाटा स्टोर करने का मतलब ये है कि कस्टमर का नाम क्या है, उसने उसने क्या चीज़ ऑर्डर की है, कितनी क्वांटिटी और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट है वो जनरेट होगी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो सेल्स डेस्क के पास मौजूद है इन सम डेटाबेस, यहाँ से वो इंफॉर्मेशन अकाउंट्स पेएबल का एक सिस्टम है या एक एप्लीकेशन है जहाँ पे फॉरवर्ड की जाती है। जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स पेएबल में आएगी तो यहाँ वैलिडेट किया जाता है उसके क्रेडिट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की थी वो इंफॉर्मेशन वैलिडेट की जाएगी। वैलिडेट करने के बाद लेट्स से उसके अकाउंट में अगर 1500 का बिल बना है तो क्या उसके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं कि वो ट्रांजैक्शन कर सकता हो। ये एक तरह की क्रेडिट वैलिडेशन है।
ये हो जाने के बाद कस्टमर का ऑर्डर शिपिंग इन्वेंट्री की तरफ जाता है। इन्वेंट्री में ऑर्डर प्रिपेयर किया जाता है और शिप किया जाता है टुवर्ड्स कस्टमर। और तीसरी एक्टिविटी जो कि यहाँ पे परफॉर्म होगी, अकाउंट्स पेएबल ने जो रिकॉर्ड जनरेट किया होगा एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, वो ऑरेकल की डेटाबेस में सेव हो जाएगा। द मोमेंट द ऑर्डर रिसीव एट द कस्टमर साइड, कस्टमर जैसे ही ऑर्डर को रिसीव करेगा उसे एक इनवॉइस मिलेगी। उस इनवॉइस को कस्टमर पे करेगा और ये पेमेंट आपकी डायरेक्टली जाएगी अकाउंट्स रिसीवेबल में। अकाउंट्स रिसीवेबल में जाने के बाद सेम डेटाबेस में आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। लेट्स से पहले लिखा था आपकी जो पेमेंट थी उसके अगेंस्ट पेंडिंग लिखा था, लेकिन जैसे ही पेमेंट हो गई तो इसके अगेंस्ट आप डन लिख सकते हैं, रिसीव्ड लिख सकते हैं, कोई भी एक ऐसा पैरामीटर जो कि ये इंडिकेट करता हो कि कस्टमर ने जो उसकी इनवॉइस थी उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी है। तो ये एक पूरा बिजनेस प्रोसेस इलिस्ट्रेट हो रहा है आपकी स्क्रीन पर जो एग्जांपल आपको सामने नज़र आ रही है। क्यों ये बिजनेस प्रोसेस है? क्योंकि इसमें सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं हो रही है और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ सब एग्जीक्यूट हो रही हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए या एक पर्टिकुलर बिजनेस सर्विस को फुलफिल करने के लिए, वो है ऑनलाइन शॉपिंग को फैसिलिटेट करना। ये जो बिजनेस प्रोसेस है और बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन, इन दोनों टर्म्स में फ़र्क क्या है? एक लार्ज एप्लीकेशन जो कि बिजनेस प्रोसेस में मौजूद है, ऑर्केस्ट्रेशन से मुराद ये है उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है? सिंपली उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कस्टमर को देना, दैट इज़ बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन। अब जब हम बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और यहाँ पर आप जो पहला चैलेंज अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने जब ऑर्डर प्लेस किया और जब तक उसे रिसीव हुआ उसमें कितनी ड्यूरेशन लगेगी, ये बात कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्यों नहीं है? कि अगर वर्किंग डे हैं तो पॉसिबल है कि उसे एक दिन में डिलीवर हो जाए। अगर वर्किंग डे है और तमाम चीज़ें इन स्टॉक हैं तो उसको ऑर्डर एक दिन में भी डिलीवर हो सकता है। अगर वीकेंड आ गया तो पॉसिबल है कि उसको ऑर्डर 2 दिन बाद डिलीवर हो, तीसरे दिन डिलीवर हो, ठीक है? या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है कि अगर कोई चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर है, आपकी इन्वेंट्री में मौजूद नहीं है, तो उसको रीस्टॉक करने के लिए आपको 1 वीक लग सकता है डिलीवर करने में। तो ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्डर इज़ नॉट क्लियर कि कितने दिन एग्जैक्टली कितने दिन लगेंगे जिसमें आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए जो हमें फेस करना पड़ता है, एक सॉल्यूशन हो सकता है। वो सॉल्यूशन ये है कि इन बिजनेस प्रोसेसेस के लिए हम एक स्टेटस इम्प्लीमेंट कर दें। स्टेटस आपको ये बताएगा कि अभी आपको ऑर्डर रिसीव हो गया है। स्टेटस आपको ये बता सकता है कि आपका ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। स्टेटस आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि अब आपका ऑर्डर शिपमेंट की तरफ है, अब आपको इतने टाइम में डिलीवर हो जाएगा। जैसे आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि फूड पैंडा की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी आपको स्टेटस नज़र आ रहा होता है। येस, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, नाउ योर ऑर्डर इज़ कुक्ड या इट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। और फिर उसके बाद जब वो शिपमेंट उसकी हो रही होती है या वो डिलीवरी मैन उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वहाँ पर भी आपको स्टेटस में नज़र आ रहा होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्डर वाले चैलेंज को बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर अकोमोडेट करने के लिए हम एक पॉसिबल सॉल्यूशन स्टेटस ऑफ द ऑर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है ऑर्डर फेल और रोल बैक। इसका मतलब ये है कि लेट्स से कस्टमर ने एक ऑर्डर किया है, ठीक है, लेकिन उस ऑर्डर में प्रॉब्लम ये आया कि जब इन्वेंट्री को चेक किया
तो वो सामान वहाँ पर मौजूद नहीं था जिसको यूज़ करते हुए आपका ऑर्डर प्रोसेस होना था। अब इन्वेंट्री ने क्या किया, इन्वेंट्री ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर को रीस्टॉक किया। लेकिन जैसे ही उसने रीस्टॉक की रिक्वेस्ट भेजी, इन्वेंट्री को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सिस्टम या ये जो प्रोडक्ट्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आउट ऑफ स्टॉक हैं। आउट ऑफ स्टॉक होने के साथ-साथ ऑब्सोलीट भी हो चुकी हैं। इसकी जगह अल्टरनेटिव में हमारे पास एक दूसरा मॉडल एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। अगर आप चाहते हो तो हम आपको इन्वेंट्री में वो ऑर्डर भेज सकते हैं, वो प्रोडक्ट भेज सकते हैं, ठीक है? अब जो आपका ऑर्डर सिस्टम है, ये कस्टमर से पूछे बगैर तो ऐसा नहीं कर सकता कि आपको एक अल्टरनेटिव डिलीवर कर दे। तो सेल्स डेस्क क्या करेगा, ये कस्टमर को कॉल करेगा या कस्टमर से इंक्वायर करेगा कि उसे ये एक्सपेंसिव मॉडल में जो चीज़ मिल रही है, प्रोडक्ट मिल रही है, क्या उसे ये रिक्वायर है या नहीं। अब लेट से कस्टमर को एक चीज़ जो कि 1000 में मिल रही थी, उससे वो एक्सपेंसिव चार्जेस में नहीं लेनी, मतलब लेट से अगर अमाउंट डबल हो गई है, 2000 हो गई है, तो उसे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। कस्टमर अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहता है। अब जहाँ पर हमें ऑर्डर कैंसिल करना होगा, वो भी एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि हमें अकाउंट्स पेएबल को दोबारा से अपडेट करना होगा, जो डेटाबेस है उसको अपडेट करना होगा, कस्टमर रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हमें अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पूरे सिनेरियो में जहाँ मल्टीपल एक्टिविटीज़ को अपडेट करना पड़े, वो एक चैलेंज है, ठीक है? इस चैलेंज को अकोमोडेट करने के लिए कुछ बिज़नेस प्रोसेसेस में क्या किया जाता है कि वो कंपनसेशन ट्रांज़ैक्शन का रूल फ़ॉलो करते हैं। कंपनसेशन ट्रांज़ैक्शन का मतलब ये है कि लेट्स से एक सेल्स डेस्क में आपके पास एक शख्स मौजूद है, एक सेलर है। आप उसको कह देते हैं कि अगर तुम 50 ट्रांज़ैक्शंस करोगे तो उसकी तुम्हें लेट्स से 20,000 अमाउंट मिलेगी। अगर तुम 100 ट्रांज़ैक्शंस करोगे तो तुम्हें 40,000 मिलेंगे। तो ट्रांज़ैक्शन की बेसिस पे उनको कंपनसेशन मिल रहा होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो आपका सेल्स डेस्क है, वो अपने एंड पर कुछ एफ़र्ट कर रहा होता है। वो कस्टमर को अल्टरनेटिव में अगर कोई चीज़ मिल रही है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी मिल रही है, तो हो सकता है वो उसको उसके फीचर्स बता रहे हों, कस्टमर को किसी तरह से इंक्लाइन कर रहे हों कि वो ये प्रोडक्ट को परचेज़ करें। ताकि आपके जो ऑर्डर फ़ेल का या जो रोल बैक का सिनेरियो है, वो कम से कम हो सके। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है ऑर्डर फेल के लिए, दैट इज कंपनसेशन ट्रांजैक्शन। बिजनेस प्रोसेसेस में इट इज़ वन ऑफ द रूल जो कि फॉलो किया जा सकता है। इसके अलावा बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर एक और फिनोमिना है, दैट इज एसिड ट्रांजैक्शन। एसिड ट्रांजैक्शन क्या करती हैं? एसिड ट्रांजैक्शन में आप जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये तमाम एप्लीकेशन के रिसोर्सेज को ब्लॉक कर देती हैं जब तक आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। दूसरे रिसोर्सेज ब्लॉक रहते हैं, आपकी एप्लीकेशन कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है? योर एप्लीकेशन इज़ लाइक सिटिंग एंड वेटिंग कि कब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो तो फिर मुझे दूसरी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने को मिले। अब जब हम मल्टीपल यूज़र जिस एप्लीकेशन में या बिज़नेस प्रोसेस में इन्वॉल्व हों, वहाँ पर दे आर नॉट गोइंग टू वेट कि अब ये ऐप प्रोसेस कंप्लीट हो तब मैं रिक्वेस्ट करूँ इस सिस्टम से या इस बिज़नेस प्रोसेस से कि वो मुझे एक चीज़ प्रोवाइड करे। तो इस तरह के सिनेरियोज़ को डील करने के लिए जो जो फिनोमिना इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट इज़ लॉन्ग रनिंग ट्रांजैक्शंस। लॉन्ग रनिंग ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोसेसेस हैं, जो सिमिलर प्रोसेसेस हैं, उनको हम ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप क्यों कर देते हैं? ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ब्लॉक ना हों,
आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस हाई हो या वो स्केलेबल रहे, ठीक है। तो आपकी जितनी भी लॉन्ग रनिंग ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि काफ़ी देर तक इम्प्लीमेंट होंगी, उन सबको हम नंबर ऑफ जितनी भी उनमें प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं ताकि वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकें। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो कि बिजनेस प्रोसेसेस में फॉलो किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन को सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि इसके लिए बीपीओ प्लेटफॉर्म्स बिल्ड किए जाते हैं। और ये किस तरह से बिल्ड किए जाते हैं, ये आपके जो मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जिस तरह हमने शुरू की स्लाइड में डिस्कस किया था कि मैसेज ब्रोकर के ऊपर आपके पास बीपीओ प्लेटफॉर्म मौजूद होगा। और ये मैसेज ब्रोकर को या मैसेजिंग लेयर को ऑगमेंट करते हैं, यानी उसमें कुछ एडिशन या एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। क्या फीचर्स प्रोवाइड करेंगे? आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पहला फीचर, दैट इज स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो भी स्टेट है एग्जीक्यूटिंग बिजनेस प्रोसेस की, वो स्टोर की जाती है। और ये किस तरह से स्टोर की जाती है? ये परसिस्टेंटली स्टोर की जाती है। परसिस्टेंटली स्टोर करने का मतलब ये है कि अगर सर्वर फेल हो गया है तो जब उसे रीस्टार्ट किया जाए, उसे रिकवर किया जाए, तो क्यू में आपका डाटा मौजूद हो जिसे आपका सर्वर एक्सेस कर ले। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपकी बिजनेस प्रोसेस की जो स्टेट्स होती हैं उनको मैनेज किया जाता है। नंबर 2, हमारे पास बीपीओ प्लेटफॉर्म के अंदर डेवलपमेंट टूल्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू हम एक बिजनेस प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब डेवलपमेंट टूल के लिए सबसे पहले हमने अगर कोई बिज़नेस प्रोसेस बनाना है तो हमें उसे मॉडल करना होगा। तो इसको मॉडल करने के लिए एक लैंग्वेज है बिज़नेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन बीपीएमएन, जो कि यूज़ की जाती है। जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को स्टडी किया था, बिल्कुल उसी तरह दूसरे एंड पे जब हम बिज़नेस प्रोसेस को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम पर्टिकुलर सेट ऑफ टूल्स या लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दी है, दैट इज़ बीपीएमएन। थर्ड नंबर पर डिप्लॉयमेंट टूल्स होते हैं बीपीओ प्लेटफॉर्म के अंदर। डिप्लॉयमेंट टूल्स क्या करते हैं? डिप्लॉयमेंट टूल आपके बिजनेस प्रोसेसेस को लिंक करते हैं आपके बिजनेस सिस्टम्स के साथ। और लिंक किस तरह से करते हैं? आपके क्यूज़ इस्तेमाल हो सकते हैं। सोप प्रोटोकॉल जो कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। वेब प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इनका काम आपके बिजनेस प्रोसेसेस को लिंक करना है, उनको कनेक्ट करना है। तो इस हवाले से बहुत से डिप्लॉयमेंट टूल्स मौजूद हैं जिन्हें आपके जो डेवलपमेंट टीम है या जो आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, वो इन नीड्स को सामने रखते हुए कोई भी पर्टिकुलर टूल को सिलेक्ट कर सकता है। सो हेयर इज़ एनाटॉमी ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि सबसे लोअर एंड पर बिजनेस सिस्टम्स मौजूद हैं। इन बिजनेस सिस्टम से ऊपर एक मैसेजिंग लेयर या फिर आप इसे मैसेज ब्रोकर कह लें, और मैसेज ब्रोकर से ऊपर की तरफ बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन लेयर इम्प्लीमेंट की जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह की एक स्लाइड है जो कि हमने शुरू में देखी थी, मैसेज ब्रोकर एंड देन बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन। लेकिन इसमें कुछ एडिशन इस तरह से है कि बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन में आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोसेस की स्टेट, जिस तरह से हम स्टेट मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे थे, देन डाटा इसमें एक्सेस किया जाता है, डाटा ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और ये एक मॉडलिंग लैंग्वेज आपको नज़र आ रही है बिजनेस प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, जो हम सबसे पहले मॉडल करते हैं अपने सिस्टम को कि किस तरह का सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं। प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है ये एक लैंग्वेज।
अब इस लैंग्वेज को स्पेसिफिकली तो नाम नहीं लिखा इसका, लेकिन ये जो भी लैंग्वेज है इस सबसे पहले मॉडल किया जाएगा, मॉडल करने के बाद फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस लैंग्वेज में अगर एक हम पैरामीटर देखें तो डैट इज़ पैरेलल एग्जीक्यूशन, कि इस इवेंट के बाद दो आपके पास दो स्टेट्स हैं जिसकी तरफ डाटा जा रहा है, और इन दो स्टेट से डाटा एक और एक्टिविटी की तरफ आ रहा है। तो ये बस एक छोटी सी एग्जांपल है बिजनेस प्रोसेस को मॉडल करने के लिए। इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट द BizTalk बिजनेस प्रोसेस डेफिनेशन इज यूज्ड। तो BizTalk जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, इसको यूज़ किया गया है बिजनेस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए या फिर बिजनेस प्रोसेस को मॉडल करने के लिए। तो इट इज़ डन यूजिंग एन एक्टिविटी डायग्राम। आप देख रहे हो स्टार्ट और एंड पे नोड्स मौजूद हैं, एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, दो पैरेलल एक्टिविटीज़ एक साथ, और फिर उसके बाद एक जॉइन नोड मौजूद है जिसके थ्रू आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो शिपमेंट की तरफ आ रही है। तो सेम ऑर्डर प्रोसेस जो हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, शुरू की एग्जाम्पल में, बिजनेस प्रोसेस की एग्जाम्पल में, उसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है यूजिंग एक्टिविटी डायग्राम। और ये एक्टिविटी डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपके BizTalk के अंदर मौजूद है। Now, we have covered the business process orchestration. Let's move to another topic, that is integration architecture issues. तो सिंपली इस टॉपिक का मतलब ये है कि जब हमें आर्किटेक्चर्स को इंटीग्रेट करना हो तो हमें किस तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ता है। लेट्स अज्यूम देयर आर 5 बिजनेस प्रोसेसेस which needs to be integrated. तो हम इनकी इंटीग्रेशन को अगर पॉसिबल बनाना चाहें एज एन आर्किटेक्ट, तो एक सोल्यूशन ये है कि हम एक बिजनेस प्रोसेस के लिए 4 इंटरफेस क्रिएट करें। 4 इंटरफेस क्यों क्रिएट की जाती हैं? 4 इंटरफेस इसलिए क्रिएट की जाती हैं ताकि एक पेलोड जो कि दूसरा बिजनेस प्रोसेस यूज़ कर रहा है, उसी बिजनेस प्रोसेस के फॉर्मेट को या पेलोड को यूज़ करते हुए उसको डाटा ट्रांसफ़र किया जाए। सो इट्स अ काइंड ऑफ कपलिंग हेयर। एक बिजनेस प्रोसेस की 4 इंटरफेसेस आपकी अगर डेवलप कर दी जाएं सेम मैसेज पेलोड के लिए, तो पॉसिबल है कि एक बिजनेस प्रोसेस दूसरे बिजनेस प्रोसेस से इंटीग्रेट किया जा सकता हो। अब आसान है कि एक बिजनेस प्रोसेस की 4 इंटरफेस क्रिएट करना, लेकिन अगर हमारे पास 5 बिजनेस प्रोसेस हैं जिन्हें हमें आपस में इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए टोटल इंटरफेसेस कितनी बनेंगी? 20 इंटरफेसेस। अब 20 इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, और इसका एक और भी डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक बिजनेस प्रोसेस में कोई चेंज आ गया तो इसका मतलब ये है कि 20 बिजनेस इंटरफेसेस को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? इन दिस स्लाइड यू कैन सी कि पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन को 5 बिजनेस प्रोसेसेस, हमारे पास 5 पॉइंट्स कंसीडर हो रहे हैं। अगर हमें इस पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर को पॉसिबल बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम एक मैसेज ब्रोकर इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैसेज ब्रोकर के लेक्चर से आप सबको ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इसके अंदर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैसेज ब्रोकर की तरफ डाटा आएगा एक सोर्स बिजनेस प्रोसेस से उसके नेटिव फॉर्मेट के अंदर, और बिजनेस मैसेज ब्रोकर जो है ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा जो उसका डेस्टिनेशन फॉर्मेट है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। लेट्स से अगर डाटा एक बिजनेस प्रोसेस XML में जनरेट कर रहा है, दूसरा बिजनेस प्रोसेस JSON में जनरेट कर रहा है,
तो XML से डाटा आया मैसेज ब्रोकर की तरफ, मैसेज ब्रोकर ने इसको जेसन में ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसके बाद बिजनेस प्रोसेस 2 की तरफ सेंड कर दिया। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपके जो मैसेज ब्रोकर्स हैं, ये आर्किटेक्चर की इंटीग्रेशन के लिए नहीं डेवलप किए गए। ये तो सिर्फ एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है जो कि एक एप्लीकेशन को, डिफरेंट एप्लीकेशन को स्केलेबल बनाने के लिए या उसकी मॉडिफाइबिलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डील करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये एक आर्किटेक्चर बेस्ड इंटीग्रेशन इशू का सल्यूशन नहीं है, इट्स जस्ट अ डिज़ाइन। किसी जगह पर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, किसी जगह पर पॉसिबल है कि ये इतना फिजिबल ना हो। तो अब हमारे पास यहाँ भी प्रॉब्लम अराइज हो गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो बिजनेस प्रोसेसेस में जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज डाटा मॉडल। एंटरप्राइज डाटा मॉडल का काम ये है कि ये तमाम मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक सिंगल टारगेट फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स से अगर ये पांचों बिजनेस सिस्टम कस्टमर इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जितने भी मैसेज ब्रोकर्स हैं या ये जो एंटरप्राइज डाटा मॉडल है, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कस्टमर मैसेज को टारगेट मैसेज फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, जितना भी काम मैसेज ब्रोकर के अंदर हो रहा था, मैसेज ब्रोकर में ये हो रहा था कि वो एक सोर्स के फॉर्मेट को ले रहे थे और उसको टारगेट फॉर्मेट में जनरेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि सोर्स फॉर्मेट अलग थे और टारगेट फॉर्मेट्स अलग थे। यहाँ हमने तमाम बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए जो टारगेट फॉर्मेट है वो सेम प्रोवाइड किया है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये जो मैसेज एक्सचेंज है, वो बहुत रिड्यूस हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि सोर्स एप्लीकेशन ने आपके मैसेज को ट्रांसफॉर्म करना है जो आपका टारगेट फॉर्मेट है उसके अंदर, और सोर्स ने सेंड करना है आपका मैसेज सेम उसी तरह जो कि आपका टारगेट पे फॉर्मेट मौजूद है। देन टारगेट मैसेज को रिसीव करेगा और वो उसे अपने जो भी लोकल डाटा रिप्रेजेंटेशन है उसमें उसे ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो ये वो पूरा सिनेरियो है जो कि एंटरप्राइज डाटा मॉडल के थ्रू फैसिलिटेट हो सकता है। सो दिस मीन्स दैट ईच एंड पॉइंट, हर बिजनेस एप्लीकेशन को ये पता होना चाहिए कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म ऑल मैसेजेस इट रिसीव फ्रॉम द कैनोनिकल फॉर्मेट टू इट्स लोकल फॉर्मेट। यानी जो भी मैसेज रिसीव हो वो उसे एक लोकल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर सकती हो। एंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म ऑल मैसेज इट सेंड्स फ्रॉम इट्स लोकल फॉर्मेट टू द कैनोनिकल फॉर्मेट। जो भी मैसेज वो रिसीव कर रही है, जो भी मैसेज वो सेंड कर रही है, सॉरी, उसको लोकल फॉर्मेट से कैनोनिकल फॉर्मेट की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। कैनोनिकल इज टारगेट फॉर्मेट। तो अब हमारे पास जितना भी काम हो रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंड पॉइंट। एंड पॉइंट ही आपकी मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन को पॉसिबल बना रहे हैं। So in this lecture we have covered the business process orchestration and architecture integration issues. I hope the lecture is clear to all of you. Thank you for listening, class.